थैंक यू सर। What's your name? मनोज कुमार तिवारी। Can you introduce yourself? सर Yeah. मेरा नाम मनोज कुमार तिवारी है और मैं अमेठी जनपद के लोहरता गांव का निवासी हूं और मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव के ही विद्यालय पे हुई, आसपास हुई, अमेठी में हुई। उसके बाद मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और एमए किया। 2009 में मेरा चयन जवाहर नवोदय विद्यालय में हो जाता है और पहली पोस्टिंग मेरी पलामू झारखंड में होती है। उसके बाद इस समय मैं बस्ती जनपद में पीजीटी इतिहास के पद पर कार्य करता हूँ। आप चूँकि नवोदय विद्यालय से संबंधित हैं तो आप ये बताइए एचआरडी का नाम कब बदला मिनिस्ट्री का? हाँ सर, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इसका नाम जो है अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और ये 2021 में बदला गया है। सर फिर से बताइए, शुरू से क्या बोला आपने? ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदल के अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। NEP जी सर। ये न्यू है या नेशनल है? या नेशनल है? सर इसकी शुरुआत न्यू से होती है, लेकिन इसका जैसे NPS था पहले कि न्यू पेंशन स्कीम, अब उसको नेशनल पेंशन स्कीम कर दिया गया। उसी तरह उसको न्यू कहा गया था, लेकिन अब जो है इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, ऐसा मुझे। तो इसको आपने पढ़ा है NEP के बारे में? सर है? क्या रेडिकल चेंजेस आए हैं इसमें? कुछ 2-3 पॉइंट बता दीजिए। सर सबसे पहला जो चेंज आ रहा है कि जो एजुकेशन पॉलिसी है अब साइकोलॉजी बेस्ड हो गई है। जैसे पहले भी था, लेकिन साइकोलॉजी तो हर समय चेंज होती रहती है सर। तो उसमें क्या है कि हमको ये देखना है, जैसे पहले था चाइल्ड सेंटर्ड पॉलिसी होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन अब है उसके सेंटर के साथ साथ उस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि आखिर वो बच्चा चाहता क्या है, उसका जैसे एप्टीट्यूड के लिए। और ये पॉलिसी शुरू कर दी गई है बचपन से ही, मतलब कि जब से वो 5-3-3-4 किया गया है, तो पहले तो उसको स्कूल जाने के लिए होना चाहिए कि वो स्कूल तक जाए और वहाँ पे रुक सके। इसके लिए उसको शिक्षा का जो माध्यम बनाया गया है वो पढ़ाना कम है, खेल के माध्यम से पढ़ाना ज़्यादा है। और उसके बाद जब वो तीसरी कक्षा में, तीसरी और चौथी में जाता है, तब सही उसकी एजुकेशन शिक्षा प्रारंभ होती है, जो कि स्थानीय भाषा में होगी, जिसपे कि काफ़ी जोर दिया गया है कि क्योंकि बच्चा जो बोलता है, समझता है, जानता है, अधिकांशतः वो अपनी स्थानीय भाषा में ही। तो एक तो रुचि उसकी बदलेगी, बढ़ेगी, और साथ ही साथ स्थानीय भाषा में होने पे वो कंफर्ट महसूस करेगा। जैसे ही फिर सर ठीक सर, ये बताइए आप चूँकि सब्जेक्ट हिस्ट्री है सर, क्या बता सकते हैं टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? सॉरी सर। मनोज जी, आप नवोदय विद्यालय में सर पीजीटी हिस्ट्री हैं। जी सर। लगभग 2009 से आप काम कर रहे हैं। जी सर। 13 वर्ष हो गए। हाँ 12 से ज़्यादा हो गया। हाँ 12-13 संख्या का फर्क नहीं पड़ता, 12 या 13 सर। और आप अभी तक संतुष्ट नहीं अपनी जॉब से, अभी भी प्रयास में लगे हुए हैं? सर संतुष्ट होना अलग चीज़ है और आगे बढ़ना अलग चीज़ है। तो मैं जिस जगह पे हूँ वो अच्छी जगह है, मुझको बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है और उनसे जुड़ने का मौका मिलता है, लेकिन इस व्यवस्था में, इस सिस्टम में आके शायद मैं उस जो 12-13 साल आप कह रहे हैं, उन जो मैंने बच्चों से सीखा है, स्कूल से सीखा है, प्रशासन से सीखा है, उसको मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकूँ और मेरा भी बेहतर होगा और मैं बच्चों का भी भविष्य अच्छा। मुझे केवल 2 बातें बताइए जो आपने अध्यापक रहते हुए सीखा है और जिसका आप प्रशासन में प्रयोग करेंगे। सर कौन सी 2 बातें? सर सबसे बड़ी चीज़ है कि स्वयं का अनुशासन और स्कूल या विद्यालय या बालकों का अनुशासन। और जैसे हम लोगों के यहाँ एक कोड, इसका प्रशासन में कैसे प्रयोग करेंगे? सर जैसे कहा जाता है कि अगर स्कूल की सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लगभग 50% काम पूरा हो जाता है यदि उसकी असेंबली बढ़िया है। हम लोगों के यहाँ कहा जाता है कि यदि प्रातःकालीन सभाएं, असेंबली बेहतर हो गई तो समझिए 50% आपका एजुकेशन सिस्टम बढ़िया से काम करना शुरू कर देगा। सबसे पहला तो मैं इसमें चाहूँगा कि क्योंकि ये सबसे बड़ी दिक्कत
जहाँ तक मैंने अनुभव किया है ये होती है, वो चाहे टीचर के साथ हो और चाहे बच्चों के साथ हो इसमें। और साथ ही साथ उस विद्यालय को मैं कुछ ऐसा बनाना चाहूँगा, चाहे वो सामाजिक से आप विद्यालय में नहीं जा रहे हैं, आप एसडीएम बन रहे हैं। सर। प्रश्न मेरा आप समझ नहीं पा रहे हैं तिवारी जी। प्रश्न मेरा यह है कि आप 12 वर्ष तक अध्यापक रहे सर। ऐसी कौन सी 2 बातें आपने कहा कि मैं इसका जा करके वहाँ प्रयोग करूँगा? सर आप एसडीएम बनते हैं तो ऐसी कौन सी 2 बात है जिसका आप यहाँ उपयोग करना चाहेंगे? सर पहले तो बताना चाहूँगा सर, मेरा चयन ये प्राचार्य पद के लिए हुआ है, जीआईसी प्राचार्य के लिए। तो मेरा मेन जो थीम है, मोटो है या जाने का उद्देश्य है, आप सिंगल एक प्रिंसिपल जीआईसी के लिए सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो आप अध्यापक हैं और प्रिंसिपल बनेंगे तो कैसे अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे? उत्तर प्रदेश में तो एक बड़ी समस्या है, नवोदय में तो रेजिडेंशियल रखते हैं, वहीं रखते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में आते हैं और आपके यहाँ एक बड़ा स्टाफ मिलेगा 50-60 लोगों का, सर इतना मेरे यहाँ भी सर लगभग हाँ, होता है, लेकिन तो कैसे उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे? सर उपस्थिति सुनिश्चित सबसे पहला तो होगा कि स्वयं की उपस्थिति, जैसा कि मैंने पहले बताया, अनुशासन, स्वयं उपस्थित होंगे। और उसमें दूसरी चीज, जब प्रेयर है, प्रार्थना है, उस दौरान ही ये ट्रेस हो जाएगा कि बच्चे कहाँ आ रहे हैं और टीचर। किसी को बहुत रिजिड होके या बहुत उस तरह नहीं करना है, लेकिन जब एक जगह उपस्थित किसी की होती है और अनुपस्थित लोगों की संख्या 5 और 7 होती है, तो शायद वो भी सोचने के लिए मजबूर होता है कि नहीं, मुझको भी समय, एक दिन 2 दिन कैसे करेंगे? सर ये तो, क्योंकि मैं अगर उस एडमिनिस्ट्रेशन में जाता हूं तो ये मेरा ही काम है कि मैं उस विद्यालय को कैसे, क्योंकि इसके लिए शायद ही मुझको कोई मना करेगा कि असेंबली ना हो, समय से ना हो, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है और टीचर का ये कर्तव्य भी है। आपने नई शिक्षा नीति पढ़ी है? सर थोड़ा बहुत। क्या परिवर्तन है उसमें? सर परिवर्तन यही है कि जो एजुकेशन की पॉलिसी में जो पुरानी पद्धतियां थी, जो एग्जामिनेशन का प्रेशर होता था बच्चों के ऊपर, उनको हटा दिया गया और सेमेस्टर वाइज जो एग्जाम कर दिए गए हैं, तो उससे थोड़ा बेसिक परिवर्तन, सबसे बड़ा परिवर्तन क्या है? 10th+2 सिस्टम को खत्म कर दिया गया, अभी उसकी जगह कौन सा सिस्टम आया है? सेमेस्टर सिस्टम सर। सेमेस्टर नहीं, उसको शायद 5 तक सेमेस्टर कहेंगे और उसके बाद वो जो नहीं, मैंने जहाँ तक पढ़ा उसमें 5+3+3+4 आया है। सर ये क्या है? सर 5 का मतलब है कि पहले तो बेसिक एजुकेशन होगी, जो प्री प्राइमरी जिसको कहेंगे। इसमें किस क्लास तक आता है? इसमें क्लास नहीं होता है सर। अच्छा, एक तरह से क्लास इसको डिफाइन और अगले 3 साल किस क्लास में आएंगे सर? अगला जो 3 वर्ष है सर, वो किस में आएगा? 3 वर्ष से शुरू होगा, 3, 4, 5, 6वां प्रवेश होगा तो वो तीसरी कक्षा में चला जाएगा, 6, 7, 8 पढ़ेगा और उसके बाद फिर जब वो 9वें साल में पहुंचेगा तो वो जो है 6 से पढ़ना शुरू कर देगा। इसका बनाया गया है कि किस किस आयु वर्ग के बच्चे किस किस कक्षाओं में पढ़ेंगे। नवोदय विद्यालय की खासियत बताइए, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या रहा? सर इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो अमीर तबके के लोग हैं वो ज़्यादातर शहरों में रहते हैं और प्रतिभाएं गाँव में भी हैं, तो इसका मेन उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि अधिकतर नवोदय विद्यालय जो है ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाते हैं और क्योंकि उनका उस परिवेश से भी लगाव हो, लेकिन शिक्षा के मामले में, गुणवत्ता के मामले में किसी भी स्थिति में किसी प्राइवेट स्कूल से टक्कर देने की क्षमता रखते हैं। और शहर में रहने वाले अधिकांश बच्चे, वो बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं जिसमें हो जाते हैं, और हमको जो लगता है ये भारत नहीं दुनिया का सबसे बढ़िया स्कूल है जो पहली पीढ़ी का स्कूल है। पहली पीढ़ी का मतलब कि जिनके माता पिता निरक्षर हैं, अशिक्षित हैं और अपने बच्चे के ऊपर 10, 20, 50 हजार रुपए नहीं खर्च कर सकते हैं, उनके लिए इससे बेहतर व्यवस्था शायद ही भारत और दुनिया की बात भी कही। आपको लगता है कि नवोदय अपने उद्देश्यों में सफल हुआ है? सर कमोबेश कोई आंकड़ा है आपके पास? सर अभी तक सर लगभग 5 साल का रिकॉर्ड रहा है कि पूरे भारत में चाहे हाई स्कूल का रिजल्ट रहा हो और चाहे 12th का रिजल्ट रहा हो, 98.7 अब की बार का रिजल्ट है। और विगत सीबीएसई के जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, पब्लिक स्कूल हो, नंबर 1 पे टॉप पोजीशन पे लगा हुआ है। तो जैसे आउटपुट दिख रहा है, दिखने वाली चीज़ें, क्योंकि हम तो इंटरनल जुड़े हुए हैं तो हम देख रहे हैं, लेकिन जो सबको दिख रहा है उसमें है कि टॉप रैंकिंग है सर। आप एक जीआईसी के प्रिंसिपल हो गए सर, 5 ऐसी कौन सी बातें हैं जो जिन्हें आप तुरंत लागू करना चाहेंगे? सर जैसे मैंने कि अनुशासन, दूसरी चीज की कैसे लागू करेंगे ये नहीं बता रहे हैं। ये सब तो जैसे नैतिकता, अनुशासन सुनने में अच्छे लगते हैं सर, इसको वहाँ इन्फोर्स कैसे करेंगे, लागू कैसे करेंगे इसको? सर इन्फोर्स बहुत नहीं करना है, क्योंकि ये
आंकड़ा बहुत नहीं कहा जा सकता है कि लगभग 80%, 70%। ये आंकड़ा लगभग मैंने 25%। 5 बातें ऐसी पूछी, उसमें स्टूडेंट्स भी आता है, सर। जो आप प्राचार्य होकर के 5 ऐसी बातें जो पूरे विद्यालय के लिए लागू करना चाहेंगे। सर, जी, जैसे शिक्षा प्रणाली उत्कृष्ट करने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे? अपने शिक्षक साथियों के सहयोग से और विद्यार्थियों के सहयोग से। इसीलिए मैंने कहा वो जैसे जो समाज शब्द के यूज किया आपने शिक्षा प्रणाली, उसमें क्या क्या आता है? शिक्षा प्रणाली में सर सबसे पहली जैसे जो एजुकेशन पॉलिसी में है कि बच्चा विद्यालय तक किसी भी स्थिति में पहुंच जाए एक बार। और पहुंचने का 2 ही कारण होता है, या तो बच्चा शिक्षा ग्रहण करना चाहता है या तो मनोरंजन करना चाहता है। और उसका जो परिवेश ग्रास एनरोलमेंट रेशियो शब्द सुना है आपने? सर, क्या होता है ये? ये जो जितने बच्चे हैं उनमें कितना प्रतिशत बच्चों ने एनरोल्ड कराया है जो है विद्यालयों में। नई शिक्षा नीति में इसका कोई लक्ष्य रखा गया है? माध्यमिक शिक्षा के लिए अलग रखा गया, उच्च शिक्षा के लिए अलग रखा गया है, वो लक्ष्य पढ़ा है आपने कहीं? सर स्मरण नहीं कर पा रहे हैं। चलिए ठीक सर। ठीक है मनोज, त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है? सर त्रिभाषा फार्मूला जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया और हमारे यहाँ 1986 से ही लागू है। इसमें है कि एक तो इंग्लिश होगी, दूसरा हिंदी होगी और तीसरा अन्य भाषा होगी, जो मैं अपने सिस्टम की बात बता रहा हूँ 1986 से। तो उसमें है कि ये 2 भाषाएं होंगी, अन्य भाषा कोई भी लोकल लैंग्वेज जो स्थानीय स्तर पे बच्चे जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, उनको होगा। और अपने यहाँ हिंदी, इंग्लिश और कोई एक अन्य भाषा, उस अन्य भाषा में वो विदेशी भाषा भी हो सकती है। और अगर मैं तमिलनाडु में हूँ तो? तमिल हो सकती है सर। हिंदी, इंग्लिश और तमिल। सर ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में इस समय कहाँ कहाँ पर एक्सप्रेसवे का नेटवर्क बिछाया जा रहा है? सर उत्तर प्रदेश में 7 जगहों पे एक्सप्रेसवे जो है संचालित हो चुके हैं और 6 का प्रपोज है। जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है, जो कि चित्रकूट से चल के इटावा में आगरा एक्सप्रेस वे में मिलेगा। उसके पहले अभी ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो कि गाजीपुर से चल के ये लखनऊ जाता है, इसका हुआ है। और आगरा एक्सप्रेस वे, मथुरा एक्सप्रेस वे और नोएडा एक्सप्रेस। आगरा एक्सप्रेस वे और मथुरा एक्सप्रेस वे कौन सा एक्सप्रेस वे? सर ये जो मथुरा से आगरा तक आता है वो मथुरा है, और उसके आगे आगरा जैसे ही वो टच करता है, आगरा से लखनऊ तक जो आता है उसको आगरा एक्सप्रेस वे कहते हैं सर। आप सब सही सही बता रहे हैं। मथुरा से आगरा तक अलग से एक्सप्रेसवे बना हुआ है सर। अच्छा, और नोएडा से जो मथुरा तक आता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर नोएडा से मथुरा वाले एक्सप्रेसवे को क्या बोलते हैं? सॉरी सर, क्योंकि ये मथुरा वाला एक्सप्रेस वे आगरा वाले में टच करता है जैसे ही मथुरा से आगरा की तरफ बढ़ते हैं सर। इस बात की आपको जानकारी है या हवा में तीर मार रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। अगर नहीं जानकारी है तो फिर बता दीजिए कि नहीं जानकारी है। आप कह रहे हैं मथुरा से आगरा एक एक्सप्रेसवे है, ठीक है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में जानते हैं आप? सर कहाँ से कहाँ तक है और क्या ऑपरेशनल है या नहीं? ये सर जहाँ तक मैं जान रहा हूँ ये गोरखपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में कनेक्ट करेगा और अभी तक ये चल नहीं रहा है, ये निर्माण की स्थिति में है। ठीक है। और गंगा एक्सप्रेसवे? ये गंगा एक्सप्रेस वे सर इलाहाबाद से चलेगा और ये सर स्मरण नहीं हो, शायद नोएडा तक जाएगा सर। तो ये एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं सर, कौन सी अथॉरिटी बना रही है इसको? सॉरी सर, आपने एक्सप्रेसवे का इतना अच्छा अध्ययन किया और ये नहीं आप बता रहे हैं कि अथॉरिटी कौन सी है। यूपीडा बना रही है। यूपीडा, ठीक है सर। तो अब आ जाइए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर। बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश में कितने ज़िले पड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले पड़ेंगे बुंदेलखंड के रीजन में? जैसे बांदा, चित्रकूट कितने पड़ेंगे? एक अच्छा, जिलों का कुछ है क्रम अंदाजा कि कितने, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने? संख्या नहीं बता सकते हैं। ठीक है, चलिए काउंट करते हैं। बांदा, बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, महोबा हो गया, इधर नहीं ध्यान कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश की तरफ सॉरी सर,
बुंदेलखंड एरिया आप ऐसे समझ पा रहे हैं ना कि कहाँ है सर। और क्या समस्याएं हैं वहाँ की? सर तो बताइए क्या क्या समस्याएं हैं, और भारत इस समय विदेशी जो मदद ले रहा है वहाँ उन समस्याओं को के निपटान के लिए वो क्या एफर्ट्स हैं? सर सबसे बड़ी समस्या जो है कनेक्टिविटी की थी कि यदि कनेक्टिविटी हो जाती है तो सामान्यतः चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, परिवहन हो, व्यापार हो, वाणिज्य हो, सारी चीज़ें स्मूथली चलने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार का ध्यान इधर गया है कि वहाँ जो पिछड़ा, क्योंकि अधिकतर वहाँ पे खेतीहर ज़मीनें कम हैं और पानी की सबसे बड़ी समस्या है। तो खेतीहर ज़मीनें भी कम है और पानी की समस्या, तो इनको भी दूर करने के लिए कुछ बनाए गए हैं, प्लान बनाए गए हैं कि पूर्वांचल से भी कुछ पाइपलाइन से पानी उधर पूर्वांचल की तरफ, सॉरी बुंदेलखंड की तरफ ले जाने का प्रोग्राम है। साथ ही साथ क्या प्रोग्राम है, इसे फिर से बताइएगा। ये कोई पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है सर। कौन सा प्रोजेक्ट है ये? सर रिकॉल नहीं कर पा रहे नाम एग्जैक्ट। कोई नदी जोड़ो परियोजना है या फिर कैसे पानी ले जाने की क्या योजना है? नाम नहीं याद आ रहा होगा लेकिन पूरा थीम तो आपको, कॉन्सेप्ट तो याद आएगा। सर वो जो है नदी जोड़ने वाला नहीं है, पाइपलाइन लिफ्टिंग संभवता है। तो उसका सोर्स क्या होगा, कहाँ से पानी उसमें भेजेंगे बुंदेलखंड एरिया में, या फिर उसका पूरा आइडिया क्या है? वो पानी सप्लाई कैसे करेंगे, कुछ तो आपने पढ़ा होगा। सर जैसे इधर बारिश ज़्यादा होती है, नदियों में ज़्यादा पानी आता है, तो जो नज़दीक से जहाँ पे सुविधाजनक ढंग से उधर के लिए भेजा जा सके उन नदियों से। ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में आपने सुना है? सर क्या है इसका उद्देश्य? केन बेतवा लिंक से सर जैसे दोनों नदियों के बीच में लिंक हो जाएगा, जो कैनाल बनेगी उसके आसपास का बहुत सारा एरिया सिंचित क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। केन का पानी बेतवा में, इन दोनों में सरप्लस पानी कहाँ है? केन का पानी हम बेतवा की तरफ शिफ्ट करेंगे या बेतवा के पानी को केन की तरफ शिफ्ट करेंगे? सॉरी सर, नहीं आइडिया नहीं। ठीक है, और कितना बिजली बनाने का लक्ष्य रखा गया है? सॉरी आपका सब्जेक्ट इतिहास है, हॉबी क्या है आपकी? सर यात्रा करना, घूमना थोड़ा, और पढ़ना जब विद्यालय के बाद समय मिलता है, क्योंकि हम लोगों का विद्यालय थोड़ा सा दूसरे रूटीन में चलता है, इसलिए। ठीक है, आपका सब्जेक्ट इतिहास है। सर मैं अगर आपसे पूछूं कि इतिहास की सबसे बड़ी भूल क्या है? अगर वैश्विक स्तर पे देखें तो विश्व युद्ध। और भारत के स्तर पर? भारत के स्तर पे अगर देखें दुर्घटना के रूप में तो गांधी जी की हत्या। अच्छा, एक बार ये बताइए कि आपके विचार में क्या भारत में जो भारतीय इतिहासकारों ने लिखा है, क्या उसका थॉट प्रोसेस सिर्फ लेफ्ट ओरिएंटेशन पर है? और इस बात पर क्या खूब डिबेट आजकल चल रहा है कि इसको दूसरे नज़रिए से भी लिखा जाना चाहिए था, पक्षपात किया गया। तो आप भी मानते हैं ऐसा? और अगर नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते, लॉजिक क्या है? सर इतिहास सर वस्तुनिष्ठता की बात तो करता है, लेकिन वास्तव में व्यक्ति पूर्णतः वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए कुछ ना कुछ रह जाता है और इसीलिए इतिहास को नए परिप्रेक्ष्य में लिखने की जरूरत पड़ती है। लेकिन उसके पीछे जो मुख्य चीज होनी चाहिए, स्रोतों का गहन अध्ययन होना चाहिए और स्रोत के आधार पे विचारधारा प्रभावी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जितने भी चाहे वो तो यही तो आरोप है कि विचारधारा के आधार पर लिखा गया है। तो यही सर कह रहे हैं कि उस पे विचारधारा प्रभावी ना होने पाए ये, लेकिन उससे कोई हट नहीं सकता है, ये भी सत्य है। तो इसलिए जो भी पैनल बने इतिहास लेखन का, लिखने वालों का, उसमें सभी लोगों को शामिल होना जरूरी है, जो कि तर्कसंगत ढंग से अपनी बातों को, और उसका सबसे बड़ी चीज है कि वो स्रोत क्या होंगे, जैसे और खास तौर से पुरातात्विक स्रोत यदि माने जाते हैं तो उनको सबसे बढ़िया, क्योंकि साहित्यिक स्रोतों में तो सर। अंतिम सवाल है मेरा, आपने हाथ में रक्षा बांध रखा है सर। क्यों बांधते हैं आप रक्षा? सर ये इसके पीछे का क्या तर्क है? सर रक्षा सूत्र बांधने का ये होता है कि ये धार्मिक आस्था थोड़ा सा। आपको लगता है कि इसको पहनने से आपकी रक्षा हो जाएगी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता है जो तो कि, जब इसका तर्क ही आपके पास नहीं है तो क्यों बांध रखा है? लेकिन सर ये आस्था है,
तो आस्था के मामले में जैसे तर्क की गुंजाइश थोड़ा कम हो जाती है। और जैसे हमारे घर में पूजा थी सिर्फ और आस्था मेरे घर कहूँ या अंधविश्वास कहूँ? नहीं, अंधविश्वास नहीं कह सकते हैं क्योंकि आस्था और अंधविश्वास में कहाँ जाकर अंतर कर पाएंगे? सर क्योंकि अंधविश्वास वो होता है जिससे सामने वाले को नुकसान होने वाला है, जैसे इससे किसी को भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने वाला है। जैसे सर डॉक्टर मनोज जी, व्हाट आर द रोल्स ऑफ द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल प्राचार्य के कौन कौन से कार्य हैं, इनको बताएं। सर एक तो है कि वो कोऑर्डिनेशन करेगा, समन्वय स्थापित करेगा। किस में? शिक्षकों में, हाँ। टीचरों स्टूडेंटों में और आसपास के परिवेश में, क्योंकि जो है स्कूल को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं सामाजिक परिवेश से। और यदि उसमें कोऑर्डिनेशन हो जाता है तभी वास्तव में उसका जो फ्रूटफुल रिजल्ट आता है तभी आता है। क्योंकि हमारे मेन चीज़ है कि हम बच्चों को स्कूल तक जोड़ पाएँ, और जोड़ नहीं पाएंगे तो हम कितने भी अच्छे हों और वो संदेश जाते जाते कितना समय लग जाएगा कोई पता नहीं होता है। आप अपने इस उत्तर से संतुष्ट हैं? सर हैं? जी सर। 3 काम होते हैं प्रिंसिपल के। एक एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा प्रिंसिपल एज ए ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरा एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर तो केवल अगर आप ये 3 बताते तो ज़्यादा प्रभावशाली होता, आप कन्विंस कर पाते बोर्ड को ज़्यादा। सर है? है? हाँ। और एक यूनिक फीचर आपके नवोदय विद्यालय का है जो कि भारत की जो मूलभूत आवश्यकता है उसको पूरा करता है, वो और कोई विद्यालय नहीं करता। वो अब एक है, वो बताइए। सर ये जहाँ तक मेरा मानना है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का जो कार्य ये करता है। आपके यहाँ है नेशनल इंटीग्रेशन का प्रोग्राम, मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ये और किसी विद्यालय में नहीं है। माइग्रेशन, कल्चरल इंटीग्रेशन सर है। नॉर्थ वाला साउथ में जाएगा, साउथ वाला कहीं वेस्ट में जाएगा। दूसरी भाषा का दूसरी भाषा में, वो त्रिभाषा फार्मूला इसी बस पे काम करता है। मेन यही है सर। दोबारा आएंगे सर फीडबैक में, उनसे बात करेंगे। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। तिवारी जी, आपका केवल एक ही प्रेफरेंस है प्रिंसिपल जी ऐसी ना? सर कितने पद हैं? 292 सर। 292 पद है। कितने लोग क्वालिफाई किया होगा? 297। 297। चांसेस बहुत ज़्यादा हैं होने के। सर चलिए, ये तो अच्छा है। तो इसी के साथ इंटरव्यू हो रहा है इसका? सर हाँ, ये एक्चुअल में ये पीसीएस के साथ ही होता है। हाँ हाँ, देखिए कुछ चीज़ें हम लोगों ने नोट किया है, सर आपको बता रहे हैं। वीडियो मिलेगा, उसमें सुधार करिएगा एक बार। एक तो जैसे पूरे समय तक आप हाथ हिलाते रहे, जैसे क्लास में पढ़ाते हुए हैं, आपका हाथ, दोनों हाथ एक सेकंड भी स्थिर नहीं रहा है। तो प्रयास ये करिएगा कि आप इंटरव्यू देने आए हैं, आप यहाँ किसी को टीच करने या पढ़ाने नहीं आए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? कि आप चूंकि ये आदत में आ गया होगा क्लास में पढ़ाते सर, वो आदत में पूर्णतः आदत में वो आ गया। तो प्रयास ये करिए कि जितना संभव हो कंट्रोल करिए। इंटरव्यू अच्छा जाना चाहिए हमेशा। दूसरा, आप बात करते हुए बहुत ज़्यादा फॉर्मल होते जा रहे हैं। जैसे आपको केवल पॉइंट्स में बात करनी है, मतलब जितना है आपको समाज में, नैतिकता में, व्यवहार में क्या है, जैसे वार्तालाप शैली में नहीं, एक अध्यापक कन्विंस करने की स्थिति में आ जाता है। सर आप सीधी सी बात कहें, जैसे समाज का बहुत रोल या जितनी बातें बता रहे विद्यालय के लिए, अनुशासन बोल दिया, नैतिकता बोल दिया, अब इन सब चीज़ों को लागू कैसे करेंगे, कोई एजेंडा नहीं है आपका। आप पिछले 13-14 साल से पढ़ा रहे हैं, तो 4-5 लाइन लिख लीजिए प्रिंसिपल्स का क्या रोल है, हमें क्या करना है, कहीं लिख के तब प्रेजेंट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। और एक बार नई एजुकेशन पॉलिसी पढ़ लीजिए, उसमें आपने सब गलत बताया है, कुछ भी आइडिया नहीं है आपको, ठीक है। एक बार देख लीजिए उसके क्या क्या फीचर्स हैं, 5+3+3+4 का क्या कॉन्सेप्ट है, पहले 5 साल में किस क्लास तक किस बच्चे को करना है, अंतिम के 4 साल में कौन आएगा, उसकी क्या एज का ग्रुप होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने और क्या, केवल ये कह देने से कि उसमें उन्होंने CBCS सिस्टम लागू कर दिया, अपनी बात नहीं पूरी होती है, ठीक है। CBCS सिस्टम तो
क्लास 12 तक तो आता ही नहीं है कहीं, उसके बाद ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी में आएंगे तब तो बात आती है। हमने आपसे माध्यमिक शिक्षा की बात की थी। दूसरा, आप इंटरव्यू देने आए हैं, क्लास लेने नहीं आए हैं, इसका ध्यान देना है, ठीक है। बीच बीच में आप एकदम समझाने वाली या नेता वाली भाषा में बोलने लगते हैं, थोड़ा सा इस पर कंट्रोल करना है। तो जितना संभव हो एक बार प्रयास करिए, ठीक है। और एकदम से बीच बीच में इनफॉर्मल होते जा रहे हैं, जैसे सर ने पूछा अभी सर ने, तो एकदम हंसने और जवाब में दिए, वो भी ठीक नहीं है। तो तुम सीरियस रहिए, अपना इंटरव्यू दीजिए सर। मुस्कुराहट थोड़ी सी चलेगी, बहुत ज़्यादा इम्पोज्ड हंसी नहीं होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे या तो आपने कहीं और मौक दिया है, नहीं सर, नहीं, पहले या फिर आपके दोस्तों ने समझाया है कि थोड़ा हंसते मुस्कुराते रहने से एनर्जी लेवल अच्छा दिखता है। बट एनर्जी लेवल मुस्कुराहट के साथ, मुस्कुराहट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप चेहरे पर रखें तो अच्छा लगता है, प्लीजेंट लगता है, उससे ज़्यादा वो हंसी में ना तब्दील हो जाए। तो कई बार वो ऑकवर्ड लगता है, जैसे गंभीर सवाल सर पूछ रहे हैं और आप हंसने जैसा, तो वो ठीक नहीं है। अब आप इतने सेफ जोन में जा रहे हैं कि 292 और 297 का अगर आंकड़ा है तो आपको बहुत चिंता की ज़रूरत ऐसे भी नहीं है, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। मुझे एक आध जगह जो प्रॉब्लम्स लगी, जो उन्होंने इंडिकेट किया सर ने, वो बिल्कुल है कि आप लगातार, एक बहुत अजीब बात है कि सिर्फ हाथ से ही नहीं समझा रहे हैं, आपके पैर भी पीछे और आगे जा रहे हैं, तो पूरी बॉडी भी हिल रही है, ठीक है, आप पैर भी पीछे खींच लेते हैं बात करते हुए। तो वो टीचर वाला जो आपका गुण है, जो जिसकी बहुत लंबी प्रैक्टिस हो गई, उससे थोड़ा बाहर इंटरव्यू वाले में आ जाइए। ओके सर। अब जैसे सर ने पूछा कि न्यू है, तो सर को ही बोलने दीजिए, क्योंकि वो बोलेंगे कि न्यू है, तो आपने तुरंत बीच में कहा कि यह नेशनल है। ये आपके बोलने की बात नहीं थी भाई, अभी तो ये सर बोल ही रहे थे कि 1 मिनट ये न्यू है, तब तक आपने उस बात को कंप्लीट किया कि यह नेशनल है। तो ये दोस्तों के साथ बातचीत तो हो नहीं रही है, ठीक है, आपने बीच से ही उस सेंटेंस को ले लिया। सर कई जगह मुझे लगा कि आप बीच में सेंटेंस तोड़ देते हैं, उसकी वजह शायद आपके थॉट प्रोसेस की दिक्कत है। आप जब बोल रहे होते हैं उसी बीच में आपको कनेक्टिंग लाइन कुछ और याद आ जाता है और आप उस सेंटेंस को वहीं छोड़ देते हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा, शायद ये आपको भी एहसास हो सर कि बात करते करते आप अचानक से आपको लगे कि इससे इम्पोर्टेंट एक और बात है, तो उसको वहीं ड्रॉप करके दूसरी बात ले आएंगे। इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। बातचीत करने में थोड़ा हो सकता है जुबान फिसली हो आपको आपकी, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप पर कोई ऐसा क्रॉस क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपने कहा कि विद्यालय या बालकों का अनुशासन आप ठीक करेंगे, तो इसमें बालिकाएं नहीं, और ये कोई संवेदनशील आदमी होगा तो इस बात पर आपको रोक देगा सर। ठीक है, तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी, माफ़ी मांग के निकल जाइएगा। बाकी बहुत बेहतर है, बहुत शानदार है, और कोशिश कीजिएगा कि दोनों पैर सामने की तरफ रहे, जैसा एक अभी सीधा सीधा रहा, ये बेहतर तरीका है, ठीक है। और उंगलियों को फैलाइएगा मत, उंगलियां ज़्यादा गठे हुए तरीके से बैठिए, ठीक ये है, इस तरह। बाकी हाँ बस इसी को मेंटेन कीजिए और थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। टाई आपकी बहुत छोटी है, आवश्यकता से ज़्यादा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और कोट इस तरह से मत रखिएगा, नीचे का बटन खुला हुआ है तो आप पूरा ही खोल दीजिए, अच्छा, खोल कर रखिए। टाई को थोड़ा सा, टाई की लंबाई बढ़ा दीजिए ना। इस बात की प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप एक बटन नीचे वाला बंद करके आए और बैठते समय आपने उसको ओपन कर लिया। अब दोनों खोल देंगे, मतलब कि ये बिल्कुल नहीं, इसकी ज़रूरत ये टैग की नहीं है कोई नहीं, सीधा ऐसे बैठिए। और ये जो टाई की लंबाई अब है बहुत ऑकवर्ड लग रही है, तो इसको ठीक कर लीजिए, थोड़ा लंबा कर दीजिए, ठीक सर। बाकी इनका ठीक है। और आप टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेशन में किस तरह से टीचर को आप मोटिवेट कर सकते हैं, ये कंपोनेंट कहीं आना चाहिए। और अनुशासन दो तरह का होता है, एक भय से और दूसरा प्रेम से। तो आप कौन सा अप्लाई करेंगे अपने स्टाफ पे, अपने स्टूडेंट्स पे? कौन सा अप्लाई करेंगे? सर प्रेम बेहतर है। हाँ बस। और जब आप यू हैव टू बिकम ए रोल मॉडल देयर, आप जब खुद होंगे अपने आप सब लोग उसको फॉलो करते हैं, ठीक है सर।
ठीक है मनोज, थैंक यू सर। घड़ी का कोई विकल्प है क्या आपके पास? घड़ी ना पहने तो चलेगा या दूसरी पहने? पहनना हो तो बेल्ट वाला पहनिए, ये ओकेजन इस हाँ, घड़ी के लिए हाँ, नहीं, थोड़ा awkward लगा। हाँ, हमको भी लगा क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी हो जा रही बाकी है। आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल बहुत प्रभावशाली है और कोई वजह नहीं है। एक और बात ख्याल रखिएगा सर, अगर बोर्ड के किसी मेंबर ने पूछ ही दिया कि बतौर प्रशासक आप अपने स्कूल एक्सपीरियंस को कहाँ यूज़ करेंगे, तो वहाँ ये जवाब ठीक नहीं है कि मेरा सिलेक्शन इसके लिए हुआ है। अच्छा, वहाँ आपको ये मान के चलना है कि ठीक है ये सवाल है और ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन बेस्ड सवाल होते हैं, सर। तो कुछ उसमें से गुण ऐसे बताने हैं जो प्रशासन में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, बाकी बहुत शानदार मनोज, बेस्ट ऑफ लक। सर, थैंक यू सर।